हेलो गाइस, तो आज मैं एक इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिल्म स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Skala risikonya kamu yang menanggung sendiri. मूवी की स्टार्ट होती है तो हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक रिचुअल कर रही थी, और ये रिचुअल एक डीमन के लिए था जो कि हॉर्स फेस वाला था। फिर हम एक कपल मास उसकी बीवी सैरी को देखते हैं। ये दोनों अपने बेटे दिका के साथ सो रहे थे। अचानक दिका को खौफनाक नाइटमेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सारी उसको संभालती, उन लोगों को घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इन आवाजों से थोड़ा परेशान होते हैं। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही हॉर्स फेस डीमन नजर आता है। उस डीमन का नाम होता है की चारन पेंडिमो। वो लोग इस डीमन से डर जाते हैं। तभी ये डीमन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक मास की मदर इयान आ जाती है, जिसके आने की वजह से अचानक वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। अब सारे दिन के वक्त अपने कुछ काम कर रही होती है। दी का पास ही एक हॉर्स के साथ खेल रहा होता है, जिसे अपने सामने एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है। वो इसके बारे में अपनी मदर को बताता है, लेकिन सारी को वहाँ पर कोई भी घोड़ा दिखाई नहीं देता। दीका उस घोड़े के पास जाने लगता है। अब हम उसके पास उसी डीमन की शैडो को देखते हैं। मतलब ये कोई घोड़ा नहीं था, बल्कि डीमन की एक चाल थी। तभी अचानक से एक कार आकर दिका को हिट करती है और वो मारा जाता है, जिसके साथ वो घोड़ा भी वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि डीमन का ही एक रूप था। अगले दिन हमें दिका का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी बहुत ज्यादा दुखी थी, और उससे भी ज्यादा दुखी थे उसके फादर। वो अपने बेटे के गम में अपनी जान दे देते हैं। अब इससे सारी भी बहुत ज्यादा टूट जाती है। खैर, इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सैरी इयान को अपने सर्वेंट कासमान के साथ कहीं पर जाते दिखाई देती है। सारी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो इनका पीछा करने लगती है। उसे एक घर दिखता है जिसके अंदर इयान चले जाती है। कासमान बाहर रुककर नजर रखता है। सारी अब विंडो से छुपकर देखती और सारी बात सुनती है। इयान यहाँ एक शीमन से मिलने के लिए आई थी। वो उसे कहती है कि उसे उस डीमन के साथ एग्रीमेंट खत्म करना है। उसने अब अपना आखिरी ग्रैंडसन भी सैक्रिफाइस कर दिया। अब उसके पास सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शीमन उसे बताता है कि अब वो अपना एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकती, क्योंकि काला जादू कभी भी खत्म नहीं होता और उसे अगला सैक्रिफाइस पेश करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे अपनी जान देनी होगी। जान तो चलो एक छोटी सी बात है, उसे अपनी हेल्थ, वेल्थ, अपना पैसा, हर चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, और वो बहुत गंदी मौत मारी जाएगी। वो अगला सैक्रिफाइस किसी तरह भी देने की बात करती है। सारी बाहर खड़ी है, सारी बातें सुन लेती है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड और परेशान हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमने जिसको रिचुअल करते देखा था वो इयान ही थी। इयान ने डीमन के साथ एक डील की थी कि वो हर 10 साल में अपना एक पोता या पोती उसे सैक्रिफाइस करेगी, और आखिरी सैक्रिफाइस उसने दिका का दिया था, जिसे उस हॉर्स फेस डीमन ने एक्सेप्ट कर लिया था, और वो दिका के पास रहने लगा था। इन बातों से सारी काफी परेशान और चुप चुप रहने लगती है, लेकिन वो इस बारे में इयान से कुछ भी नहीं पूछती। अब हम इयान को देखते हैं, जो अपने घर के पास ही घोड़ों के अस्तबल में रोज जाती थी। वो वहाँ पर डीमन के लिए रिचुअल किया करती थी। सारी भी उसका पीछा करती है। वो सारा अंदर झांक कर देखती है तो उसे वहाँ पर इयान और कुछ बच्चों की स्पिरिट्स नजर आती हैं। सैरी इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। सैरी जब रात को सो रही होती है तो दिका और कुछ बच्चों की स्पिरिट्स उसे आकर तंग करती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो इयान से किसी बात का जिक्र नहीं करती। एक रात जब इयान सो रही होती है तो सेरा उसके कमरे में छुपकर चले जाती है। वहाँ पर उसे रिचुअल का सामान और डीमन का सिंबल मिलता है, और उसके हाथ में अस्तबल की चाबी भी लग जाती है। वो चाबी को लेकर रूम से बाहर आ जाती है। तभी उसे उनका नौकर काजमान देख लेता है। अब काजमान उसे बोलता है कि वो सब कुछ जानता है। वो सारी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। तो सारी उसे बोलती है कि तुम इस चाबी का डुप्लीकेट बनवा कर लाओ। फिर वो उसे डुप्लीकेट चाबी बनवा भी देता है। एक दिन इयान रिचुअल करके घर वापस चली जाती है। सारी उसके बाद में अस्तबल चेक करने के लिए वहाँ पर आती है। यहाँ उसे वही बच्चों की स्पिरिट्स और वो डीमन हॉन्ट करता है, जिससे सारी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इनमें से एक स्पिरिट तो दिका की ही थी, बाकी स्पिरिट्स और बच्चों की होगी, जिसे कि इयान ने सैक्रिफाइस किया था। पता नहीं वो कितने सालों से अपने ग्रैंडसन को सैक्रिफाइस कर रही थी, तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इन बच्चों के मरने के बाद डीमन इनकी लाइफ के ऊपर फीड करता था, और ये डीमन उनकी स्पिरिट्स को अपना सोल बना लेता था, जो कि डीमन के इशारों पर लोगों को हॉन्ट करती हैं। ये स्पिरिट्स लोगों को बहुत ज्यादा हॉन्ट करती हैं, यहाँ तक कि वो उनकी जान भी ले लेती हैं।
ईएन अब यहाँ पर रेगुलर आकर रिचुअल करती थी, लेकिन उसके पर सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ भी नहीं था। ईएन गॉड्स को सैक्रिफाइस करती है, लेकिन डीमन इस पर नहीं मानता। अब वो उसको नाइटमेयर में आकर हॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है। सारी अब हर टाइम ईएन के ऊपर नजर रखती थी, क्योंकि उसे अब उसका सारा प्लान पता था। ईएन अब जाकर शेमन से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसे जल्दी कोई ना कोई सैक्रिफाइस देना होगा, वरना डीमन उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। उसके पास टाइम भी बहुत कम है, जिससे ईएन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे उसके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था, क्योंकि डीमन ने उसकी हेल्प करना बंद कर दी थी और उसकी हेल्थ भी खराब होने लगी थी। वो सैरी को बताती है कि उसकी बेटी पुत्री, उसका एक बेटा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और पुत्री का हस्बैंड उसे यहाँ पर नहीं आने देता, जिसे वो बहुत मिस करती है और उससे मिलना चाहती है। सारी सब कुछ समझ जाती है कि उसे अचानक से पुत्री की याद कहाँ से आने लगी। ईएन को अपनी बेटी पुत्री नहीं बल्कि उसके बच्चे की याद आने लगी थी, यानी उसका ग्रैंडसन जो कि सैक्रिफाइस के लिए यूज होना था। सारी एक दिन अस्तबल में आकर रिचुअल के सामान से छेड़खानी करने लगती है। बाहर आने पर उसे कासमान मिलता है, जो उसे बताता है कि वो कई सालों से ये देख रहा है। उसे बोलता है कि अब टाइम आ गया है ईएन को इन कामों से रोकने का। ईएन एक दिन एक लेटर लिखती है और सारी को देती है कि इसे पोस्ट करके आओ। सैरी उस लेटर को दूर जाकर फेंक देती है और ईएन को बोलती है कि लेटर पोस्ट हो गया। अब टाइम के साथ साथ ईएन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। एक दिन वो वॉमिटिंग करने लगती है और उसके मुंह से बाल निकलते हैं। सैरी ने डीमन के सैक्रिफाइस में रुकावट डाली थी, इसलिए अब उसे डीमन हॉन्ट कर रहा था। मतलब ये कि डीमन जानता था ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब सैक्रिफाइस का टाइम भी खत्म होने वाला था। एक दिन ईएन अपने किसी रिलेटिव के थ्रू पुत्री तक पैगाम पहुंचा देती है। पुत्री अपने बेटे को लेकर ईएन से मिलने आ जाती है और ईएन के पूछने पर वो बताती है कि कभी उसे कोई लेटर मिला ही नहीं, जिस पर ईएन को बहुत गुस्सा आता है। वो पुत्री को यहाँ पर रुकने का बोलती है ताकि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दे। ईएन अब सारी से उस लेटर के बारे में पूछती है, तो सारी उसे कंफर्म करती है कि मैंने वो लेटर कभी भेजा ही नहीं। सारी उससे कहती है कि उसने सबका ख्याल रखा, अपने बेटे को भी खो दिया, अपने हस्बैंड को भी खो दिया, और अब ये सारी प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से निकल जाएगी, जो कि वो होने नहीं देगी। फिर वो ईएन को उस रूम के अंदर लॉक कर देती है, जिससे वो रिचुअल करने नहीं जाती, और अब डीमन आके उसे मार देता है। सारी जिसने सब कुछ खो दिया था, अब वो उसी शेमन के पास जाती है और उसे डीमन से डील करने का बोलती है। शेमन उसे बताता है कि उसे एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। फिर वो सारी को सारे रूल भी बता देता है, जिस पर सारी एग्री हो जाती है। शेमन उसे बताता है कि उसे बहुत जल्द एक सैक्रिफाइस देना होगा, जिस पर वो पुत्री के बेटे का सैक्रिफाइस करने पर एग्री हो जाती है, जिससे पुत्री रास्ते से हट जाएगी और सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। अब वो रिचुअल करती है और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। पुत्री के बेटे आस्का को सैक्रिफाइस के लिए मार्क कर देती है। अब आस्का को भी वो व्हाइट हॉर्स दिखने लगता है। सारी का काम अब होने ही वाला था। एक दिन बात करते हुए पुत्री सारी को बताती है कि आस्का उसका बेटा नहीं है। वो और उसका हस्बैंड कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते थे, इसीलिए उन्होंने आस्की को अडॉप्ट किया था। ये सुनकर सारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो रिचुअल सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस ब्लड लाइन से ही होना चाहिए और आस्का उनकी ब्लड लाइन से नहीं था, जिससे रिचुअल बैकफायर करता। अब वो फिर से शेमन के पास जाती है और एग्रीमेंट तोड़ने का बोलती है, जिस पर वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं टूट सकता। अगर सैरी उसे तोड़ती है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन पुत्री और आस्का को घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब पुत्री बाहर देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि डीमन सैरी को उसी के हाथों से खत्म करवा रहा था, क्योंकि रिचुअल उसी पर बैकफायर कर गया था, क्योंकि डीमन को सैक्रिफाइस चाहिए था। अब वो सारी स्पिरिट्स आकर पुत्री के ऊपर हमला कर देती हैं। पुत्री वहां से बचकर भागती और आस्का को एक रूम के अंदर बंद कर चले जाती है ताकि वो कोई मदद ला सके। पुत्री को बाहर शेमन मिल जाता है, जिससे वो हेल्प मांगती है। अब वो उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। शेमन उसे बताता है कि इस जादू को तोड़ने के लिए इस जादू से रिलेटेड हर चीज को जलाना पड़ेगा। वो घर से सारी चीजें लाकर अस्तबल में जलाने लगते हैं, यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो आप बच सकते हैं। पुत्री आस्का को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर आस्का गायब था। अब सारी स्पिरिट्स पुत्री को हॉन्ट करने लगती हैं। शेमन उस सामान को आग लगा देता है, लेकिन उसे भी इस बात का पता ही नहीं था कि वो सामान जलता ही नहीं है। अब डीमन उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। वो बाहर आता है, पुत्री को बचाता है और उसे बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और डीमन कोई ना कोई सोल लेकर ही यहाँ से जाएगा। अब कासमान भी यहाँ पर आ गया था और उसका भी इस काम में काफी हाथ था। अब वो खुद पर तेल छिड़कता है और खुद को ही अस्तबल में बंद कर आग लगा देता है, जिससे सारे स्पिरिट्स और डीमन वहाँ से चला जाता है और आस्का भी पुत्री को दोबारा वापस मिल गया था। और अब कासमान ने यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा काम किया था, उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब हमें एंडिंग सीन दिखाया जाता
आता है जहाँ पर पुत्री और आस्का वापस जाने लगते हैं और अब हम आस्का के हाथ में वही डीमल सिंबल को देखते हैं जिसे उसने टॉय समझ के अपने पास रख लिया था। मतलब अभी भी कनेक्शन नहीं खत्म हुआ क्योंकि डीमन से जुड़ी एक चीज अभी भी बच गई थी। अब हम यहाँ पर एक स्लेव स्पिरिट को देखते हैं। एक बार फिर डीमन वापस आएगा अपने श्राप के साथ और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।